स्टार्ट करें, है ना। तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। न्यू चैप्टर का नाम लिखो, गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट, ठीक है भाई। ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट है, ठीक है। अगर किसी को कंफ्यूजन है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं तो वो बता रहा हूं मैं, है ना। मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट है, जैसे मैंने आपको बताया था पहली यूनिट नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग, इनकम डिटर्मिनेशन, मल्टीप्लायर। ऐसी उसके बाद हमारी यूनिट कौन सी आती है, गवर्नमेंट बजट। लास्ट वाली हमने कर ली है, फॉरेन एक्सचेंज और बीओपी लास्ट वाली हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, गवर्नमेंट बजट। कितने मार्क्स की यूनिट है, अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो बेटा ये 6 मार्क्स की यूनिट है। अब 6 नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, 6 तो छोड़ो, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। समझ में आ रही है बात, ठीक। तो सबसे पहले गवर्नमेंट बजट के अंदर क्या पढ़ेंगे, पहले गवर्नमेंट बजट का मतलब होता क्या है वो पढ़ लेते हैं, है ना। और सबसे पहले गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन करते हैं, लिखो मेरे साथ, लिखो। गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट is the annual financial statement. Government budget is the annual financial statement of expected expected receipts expected receipts and estimated expenditure during during an accounting year, during an accounting year, full stop, बस, ठीक है भाई। सबसे पहली बात हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज, गवर्नमेंट बजट। नई यूनिट हमने स्टार्ट करी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की 6 नंबर की यूनिट है। गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या होता है, मैंने देखो लिखवाया, गवर्नमेंट बजट का मतलब है बेटा, गवर्नमेंट बजट पता है क्या है, एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। गवर्नमेंट बजट क्या बताओ भाई, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो इन्वर्टेड कॉमर्स में करा। एनुअल का मतलब ये साल में कितनी बार बनती है, सिर्फ एक बार। पहली बात तो जो गवर्नमेंट बजट है वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बट साल में सिर्फ एक बार बनती है। इट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, आपने पढ़ा हुआ है, जैसे कंपनीज अपनी पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाती है, है ना। कंपनी बनाती है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है कंपनी की। ऐसे सरकार भी तो बनाएगी, बट सरकार क्या नहीं बनाती, सरकार पी एंड एल और बैलेंस शीट नहीं दिखाती, सरकार क्या दिखाती है, अपना बजट। क्या दिखाती है, बजट। तो बजट ही सरकार की क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ में आ गई बात। तो बजट, कोई पूछे व्हाट इज बजट, तो इट इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आप मेरे से पूछ सकते हो सर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या चीज लिखोगे, हम दो ही चीज तो लिखते हैं, दैट इज पैसा आना और पैसा जाना। तो इट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, पैसा आना और पैसा जाना एक साल के अंदर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो क्या है गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट कुछ नहीं है, इट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीट्स, रिसिप्ट्स बोल लो, ठीक है ना, एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल के अंदर। समझ में आ गई बात, याद हो गई, डेफिनेशन भी याद हो गई, बताना जरा। एनुअल ऑफ एंड ड्यूरिंग एन, मेरी तरफ देखना फिर बताना, गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, वेरी गुड, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। समझ में आ गई बात, ठीक। अब इस चैप्टर के अंदर है तो बहुत कुछ, ठीक है ना। तो मेन बात है कि हम स्टार्ट कहां से करें, क्या क्या पढ़ना स्टार्ट करें, है ना। तो वैसे तो जनरली जो मैं पहले पढ़ाता था, तो गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन पढ़ाने के बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स बताता कि सरकार बनाती क्यों है ये गवर्नमेंट बजट, इसके ऑब्जेक्टिव्स है, 5-6 ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं हमें। इस बार वो सबसे एंड में लूंगा, समझ में आ गई बात। पहले कुछ और पढ़ाने जा रहा हूं इसके अंदर, ठीक है ना, है ही डालो मेरी बात। लिखो भाई, अब सुन लेना, जिस तरीके से मैं यहाँ फ्लो चार्ट बनाने जा रहा हूँ एक, कि हम पूरा चैप्टर किस किस तरीके से पढ़ रहे हैं वो दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पे सबसे पहले, है ना। तो देखना मैं किस तरीके से बना रहा हूँ, क्योंकि आपको भी वो फ्लो चार्ट उसी तरीके से बनाना है। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। तो कोशिश करो अपनी कॉपी को ऐसे कर लो जैसे मेरी रखी हुई है सामने कॉपी। समझ में आ रही है, क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फ्लो चार्ट वैसे आएगा नहीं। देखो भाई, सबसे पहले मैं लिखने जा रहा हूँ कॉम्पोनेंट्स, ठीक है भाई। कंपोनेंट्स का कोई मुझे मतलब बताएगा, कंपोनेंट्स का मतलब,
वेरी गुड। कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? पार्ट्स। ठीक है, तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स। ठीक है ना, पार्ट्स। अब आप मेरे से पूछो सर कितने कंपोनेंट होते हैं, तो मैं बोलूंगा बेटा गवर्नमेंट बजट के दो कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट? दो। ठीक है ना, एक हम यहां लिखेंगे, एक हम यहां लिखेंगे। कौन कौन से? पहला तो होता है बेटा रेवेन्यू बजट। कौन सा बजट, जल्दी बताओ? रेवेन्यू बजट। गवर्नमेंट बजट के अंदर भी दो बजट होते हैं, एक होता है रेवेन्यू, दूसरा कौन सा होता है? जल्दी बोलो। कैपिटल। कौन सा होता है भाई? तो पहला रेवेन्यू, दूसरा कैपिटल। तो पहला हो गया रेवेन्यू बजट, दूसरा हो गया कैपिटल बजट। ठीक है ना। और क्या पढ़ेंगे हम इसके अंदर? फिर हम रेवेन्यू बजट के भी दो पार्ट पढ़ेंगे। रेवेन्यू बजट के अंदर भी दो चीजें होती हैं बेटा। ठीक, एक होती है बेटा हमारे रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स या रिसेप्ट्स, और एक होता है बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोला मैंने? रेवेन्यू रिसेप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये चैप्टर पढ़ते टाइम अकाउंट्स भूल जाना, पहले बता रहा हूं। कहीं आप अकाउंट से कॉन्सेप्ट लगाने लगो यहाँ पे, पहले बता रहा हूं मैं, अकाउंट्स भूल जाना। ठीक है, इकोनॉमिक्स अलग है, इकोनॉमिक्स वहां है तो अकाउंट्स वहां है। समझ में आ गई बात? तो अकाउंट्स को वहीं रहने दो। ठीक है ना, अभी आप वहां पे हो। ठीक है, जैसे मैं पढ़ाऊंगा बिल्कुल वैसे समझना। हाँ, कुछ छोटे से कॉन्सेप्ट यूज करूंगा एसेट और लाइबिलिटीज के, वो देख लेना। ठीक है, वो उसमें, बट अकाउंट्स प्लीज मर्ज मत करना, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, जो मैं पढ़ाऊं सिर्फ वही पढ़ते रहना। हाँ भाई, इधर देखो, ऐसी कैपिटल बजट के अंदर भी कितने पड़ेंगे कंपोनेंट, जल्दी बताओ। दो। बताना जरा, बताओ भाई। कैपिटल और कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेरी गुड, कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आ गई बात? ठीक। क्या इसके बाद भी हमें फिर कुछ पढ़ना पड़ेगा? हाँ बेटा, फिर हम रेवेन्यू रिसीट्स कितने टाइप की होती है वो पढ़ेंगे। बेटा रेवेन्यू रिसीट्स के भी दो टाइप है। ठीक है, देखते रहो अभी आराम से। रेवेन्यू रिसीट के कितने टाइप है? दो टाइप। आराम से, अभी अभी मैंने स्टार्ट करा है। ठीक है, और टेंशन मत लो, ये चैप्टर भी कब खत्म हो जाएगा पता नहीं चला, पूरा याद हो जाएगा। क्या क्या लग रहा है? अरे डर क्यों रहे हो, हम बैठे ना यहाँ, बात क्यों क्यों टेंशन ले रहे हो? कुछ भी आ जाए, डरना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक, बताओ भाई। रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर रेवेन्यू रिसीट दो टाइप की बेटा। एक तो सरकार के पास पैसा आता है टैक्स से, एक अदर देन टैक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉन टैक्स। समझ में आ गई बात? क्या बेटा टैक्स भी दो टाइप का पढ़ना पड़ेगा? हाँ बेटा, टैक्स भी आपको दो टाइप का पढ़ना पड़ेगा। एक पढ़ना पड़ेगा डायरेक्ट टैक्स। क्या पढ़ना पड़ेगा? डायरेक्ट। और एक आपको पढ़ना पड़ेगा इनडायरेक्ट टैक्स। समझ में आ गई बात? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्या बेटा आपको इसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के टाइप भी पढ़ने पड़ेंगे? हाँ बेटा, वेरी वेरी गुड। बताओ भाई, पहला क्या पढ़ना पड़ेगा? पहला पढ़ना पड़ेगा आपको इनकम टैक्स। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स। हाँ बेटा, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है। क्या होता है बाद में बात करेंगे, अभी मैं सिर्फ लिख रहा हूं मैं क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, और क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा? एक टैक्स होता है वेल्थ टैक्स, वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक, एक होता है बेटा, आपने सुना ही नहीं होगा, गिफ्ट टैक्स, वो भी हमें पढ़ना पड़ेगा। एक होता है बेटा कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक, वो भी हमें इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा। ठीक, क्या ऐसे ही इनडायरेक्ट टैक्स भी पढ़ने पड़ेंगे? हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स भी पढ़ने पड़ेंगे। आओ जरा लिख लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में बेटा सर्विस टैक्स, वैट वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, लिखना स्टार्ट कर दो अब, कस्टम ड्यूटी। ठीक, एटसेट्रा। क्या इन सब को मिला के अब हम क्या बोलते हैं? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या है भी पढ़ना पड़ेगा? हाँ बेटा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद क्या पढ़ना पड़ेगा? उसके बाद आ जाओ आगे उसके बाद आ जाओ कैपिटल रिसीट्स के अंदर सीधा। कैपिटल रिसीट्स के कंपोनेंट्स पढ़ने पड़ेंगे। पहला लिखो डिसइन्वेस्टमेंट, उसके बाद लिखो बोरोइंग्स, उसके बाद लिखो रिकवरी ऑफ लोन। अदर पढ़ रहे हो? एटसेट्रा। लो, ज्यादा नहीं लिखवा रहा। ये पूरा चैप्टर मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये पढ़ना है पूरे आगे तक। और भी कुछ चीजें हैं वो लिखी नहीं, बाद में पढ़ेंगे वो।
कल मैंने ग्रुप के अंदर एक फाइल भेजी थी इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लायर की, देख लिया? वो कंप्लीट नोट्स हैं, जिसके पास नहीं हो वो अपने पास रखे उस फाइल को। देख ली थी? नहीं देखी? देख ले करो प्लीज यार। हाँ चेक करो, पूरे कंप्लीट नोट्स हैं उसके अंदर, प्रॉपर हैंड रिटन। धीरे धीरे सारी फाइल्स प्रोवाइड करा दूंगा, वैसे मैंने दे रखे हैं ऑलरेडी, लिखवा रखा है, सब कर रखा है, बट फिर भी मैं भेज देता हूँ। हो गया? हाँ भैया। वेरी गुड। तो आओ भाई, इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग पहला टॉपिक हमारा क्या आएगा, जरा बताएंगे? कोई बता सकता है? वेरी गुड, रेवेन्यू। ठीक है। वेरी वेरी गुड, रेवेन्यू बजट, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, हो गया? ठीक है सागर, आगे चलें? हेडिंग डालो भाई मेरे सामने, लिखो रेवेन्यू बजट। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट, सबसे पहले मुझे गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन बताओ। इट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। वेरी गुड। सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर हम? वेरी गुड, लिखो इट इज, इट इज द बजट, it is the budget which includes, which includes which includes revenue receipts and revenue revenue expenditure. It is the budget which includes revenue receipts and revenue expenditure. हाँ भाई, ये बात तो हमें ऊपर से ही पता चलती है फ्लो चार्ट से। क्या मुझे बताना, रेवेन्यू बजट कौन सा है जिसके अंदर दो चीजें रिकॉर्ड होती है? बताओ कौन कौन सी? रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू। तो कभी भी कोई पूछे व्हाट इज रेवेन्यू बजट, तो इट इज द बजट विच रिकॉर्ड या विच इंक्लूड्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक। तो यानी इस पूरे बजट को समझने के लिए हमें दो चीजें पढ़नी पड़ेंगी, क्या क्या? रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हेडिंग डालो सबसे पहले, लिखो रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है ना?
लिखो these are the receipts which neither these are the receipts which neither increases liabilities. These are the receipts. These are the यहाँ लिखना receipts बीच में. Receipts which neither increases liabilities nor decreases assets. Nor decreases assets. Full stop. Bullet point change. In other words, such receipts do not create any liability or cause any reduction in assets. For example, interest received. बस रुक जाओ भाई, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने किसकी डेफिनेशन लिखवाई, जल्दी बताओ? रेवेन्यू रिसिप्ट्स की, ठीक है ना। चैप्टर का सीक्वेंस समझ रहे हो, कहां से स्टार्ट कराया? डेफिनेशन, गवर्नमेंट बजट, उसके दो पार्ट, पहला पार्ट उठा लिया हमने रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट भी दो पार्ट में डिवाइड है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट। समझ में आ गई बात? ठीक, तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या, मेरी बात को जरा ढंग से सुनना। पहले मुझे बताओ, रिसिप्ट्स का मतलब पैसा आना या जाना? आना। रिसिप्ट्स का मतलब क्या? पैसा आना। वो पैसा आना सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनना, ठीक है। अभी अपने आप को क्या मान के चलो? सरकार, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? गवर्नमेंट बजट, तो हम लोग सरकार हैं, सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं बेटा, सरकार के पास वो पैसा आना जिसके आने से ना तो सरकार की लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं, ना सरकार की एसेट कम हो रही है। पैसा आने से सरकार की ना लाइबिलिटी बढ़ी, ना एसेट कम हुई। अगर ऐसा कोई पैसा आ रहा है सरकार के पास, तो सरकार उसको क्या टैग दे देती? कौन सी रिसिप्ट है बताओ भाई? रेवेन्यू रिसिप्ट। अब आप बोल रहे हो सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, वरना समझ तो ये आगे ही आएगा आपको डिटेल में, ठीक। मैं कह रहा हूं, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल ले रखा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड। क्या ले रखा है? इंटरेस्ट रिसीव्ड। सरकार को क्या इंटरेस्ट रिसीव होता होगा? हाँ होता है, सरकार भी उधार देके रखती है। सरकार ने मान लो किसी को लोन देके रख रखा है, अब सरकार ने किसी को लोन दे रखा है, वो सरकार को क्या पेमेंट करेगा? इंटरेस्ट देगा। सरकार के पास पैसा आया या गया, पहले बताओ? आया, रिसिप्ट है। अब मुझे बताओ, वो इंटरेस्ट का पैसा आने से सरकार की कोई लाइबिलिटी बढ़ी? हाँ या ना जवाब दो। लाइबिलिटी बढ़ी? नहीं ना। क्या कोई एसेट कम हुई? एसेट तो बल्कि बढ़ गई, क्योंकि कैश आ गया, है ना। तो यानी सरकार की ना तो कोई लाइबिलिटी बढ़ रही है, ना कोई एसेट कम हो रही है। सरकार ऐसे पैसे आने को क्या बोलेगा, जल्दी बताओ? क्या बोलेगा? रेवेन्यू। तो दीज आर दी रिसिप्ट्स व्हिच नाइदर इंक्रीजेस लायबिलिटीज नॉर डिक्रीजेस एसेट। ऐसा पैसा आना जिसके आने से ना सरकार की लायबिलिटी बढ़ती, ना एसेट कम होती, सरकार उसको क्या नाम देती है? रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या नाम देती है, जल्दी बताओ? हाँ, आवाज नहीं आ रही, दोबारा बताओ। दीज आर दी रिसिप्ट्स व्हिच नाइदर इंक्रीजेस लायबिलिटीज नॉर डिक्रीजेस। दोबारा बताओ, नाइदर इंक्रीजेस नॉर डिक्रीजेस, नाइदर इंक्रीजेस नॉर डिक्रीजेस। कौन सी रिसीट्स हैं? रेवेन्यू रिसीट। तो दीज आर द रिसीट्स व्हिच नॉर डिक्रीजेस एसेट्स आर नोन एज। हाँ, इन अदर वर्ड्स मैंने क्या लिखा है? सच रिसिप्ट्स डू नॉट क्रिएट, क्या नहीं क्रिएट करती कोई, और ना ही हमारे एसेट्स को रिड्यूस करती। समझ में आ गई बात? तो आप इस तरीके से भी बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया, इंटरेस्ट रिसीट। अभी आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं। इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना? चैप्टर कौन सा स्टार्ट करा है? गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग। तो उसके बाद क्या स्टार्ट करा हमने? रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट इज द बजट व्हिच इंक्लूड्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर इसके अंदर से हमने क्या पिक करा? रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स व्हिच नाइदर नॉर डिक्रीजेस एसेट्स। फॉर एग्जांपल, अरे इन्वेस्ट नहीं, इंटरेस्ट रिसीव्ड। इतनी बात समझ में आ गई?
चलो अब मुझे बताओ, ये जो रेवेन्यू रिसीप्ट्स हैं ये भी फर्दर कितने पार्ट में डिवाइडेड है? कौन कौन से? टैक्स एंड नॉन टैक्स, यानी सरकार के पास जो पैसा आ रहा है वो दो जगह से आ सकता है रेवेन्यू रिसिप्ट का, या तो टैक्स है ना, या नॉन टैक्स। और हमें पता है सरकार का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? टैक्स है ना। तो आओ पहले सबसे पहले टैक्स पढ़ते हैं इसी के अंदर। अभी रेवेन्यू रिसीट्स ही चल रही है ये, ठीक है ना। बुलेट पॉइंट चेंज रहे, लिखो रेवेन्यू रिसिप्ट्स, revenue receipts are divided, are classified as follows, ठीक है ना। पहला पहला जल्दी बताओ, टैक्स रिसिप्ट्स, और दूसरा है बी नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। ठीक है भाई, टैक्स रिसिप्ट्स एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं? टैक्स रिसिप्ट, नीचे हेड डाल दो टैक्स रिसिप्ट्स। टैक्स रिसिप्ट्स, ठीक है भाई, लिखो भाई। सबसे पहले टैक्स रिसिप्ट्स के अंदर लिखते हैं, लिखो अ टैक्स is a compulsory payment, compulsory payment made by, बताओ हैदर आगे, made by households, comma, Homes, very good, firms, other and institutions, very good, and other institutions, and other institutions, ठीक है ना। without, to the government, to the government, without, बताओ भाई, without, हाँ, without any return, without any return, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने टैक्स की डेफिनेशन लिखवाई, कोई समझाना चाहे क्या लिखवाया मैंने? टैक्स क्या है? कोई ऑप्शन है आपके पास कि नहीं है ना? पे तो करना ही पड़ेगा। तो टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट, किसको? नहीं, टू द गवर्नमेंट। किसको हम पे करेंगे? अब बताओ उसको कौन करता है? हाउस होल्ड, फर्म्स, और भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी करते हैं। क्या सरकार से वापसी में कुछ मिलता है? विदाउट एनी रिटर्न। तो टैक्स इज द कंपलसरी पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड, फर्म्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस टू दी गवर्नमेंट विदाउट एनी रिटर्न, और हमें वापसी में कुछ भी नहीं मिलता, इमीडिएटली तो नहीं मिलता। नहीं नहीं, इसमें नहीं, ये तो टैक्स पड़ रहा है ना। सब्सिडी सरकार का खर्चा है। अब हम अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? इनकम। तो सरकार की इनकम क्या है? टैक्स। सरकार अगर छूट दे रही है किसी को तो सरकार का क्या है वो? खर्चा। सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, सब्सिडीज भले ही हमारे लिए क्या है? इनकम, बट सरकार के लिए क्या है? और हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं? सरकार के। समझ में आ गई बात? ठीक है ना। उसके बाद बुलेट पॉइंट चेंज करो, लिखो टैक्स, टैक्स इज द मेन सोर्स, टैक्स इज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, tax is the main source of revenue of the government, tax is the main source of revenue of the government, ठीक है भाई। एक पॉइंट और समझ लो, सरकार का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? टैक्स। ज्यादातर पैसा कहां से आता है? टैक्स से, ठीक है ना। बुलेट पॉइंट चेंज, लिखो टैक्स receipts are are classified as follows, classified as follows। हाँ भाई, पहला direct, हाँ वेरी गुड, डायरेक्ट टैक्स, indirect tax. वेरी गुड। दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है।
डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। बताओ भाई सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं? डायरेक्ट टैक्स। अब मुझे ढंग से सोच के बताना कि आज से पहले आपने सुना है ये वर्ड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, या नहीं सुना? देखो कोई शर्माने वाली बात नहीं है, सुना तो अच्छी बात है, नहीं सुना और अच्छी बात है। वो तो सुना है, कोई बात नहीं, आज मैं बताऊंगा आपको, समझ में आ रही बात? और ये पता होने चाहिए, ये जो मैं चीज पढ़ाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रैक्टिकल है, ये बात पता होनी चाहिए। नहीं पता बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट तो बहुत प्रॉब्लम की बात है। ये बात जो मैं पढ़ाऊंगा आज पता होनी चाहिए आपको, ये लाइफ लॉन्ग। ठीक है, हेडिंग डालो डायरेक्ट टैक्स। लिखो, these are the taxes, these are the taxes in which incidence and impact, incidence and impact both, हैदर बताओ, both fall, very good, both fall on the same person, both fall on the same person. Bullet point change, it means under direct taxes, under direct taxes, burden burden of the tax, burden of the tax cannot be shifted, cannot be shifted to another person. It means under direct taxes burden of the tax cannot be shifted to another person. ठीक है ना? Bullet point change, for example, ठीक है, लिखो इनकम टैक्स कॉमा वेल्थ टैक्स, ब्रैकेट में लिखना नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, कॉमा, उसके बाद लिखो गिफ्ट टैक्स, गिफ्ट टैक्स ब्रैकेट में लिखो पार्ट ऑफ इनकम टैक्स, पार्ट ऑफ इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स एटसेट्रा। ठीक है, बस नीचे हेड डाल दो इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है भाई, सबसे पहले बताओ चैप्टर कौन सा स्टार्ट करा हमने आज? गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट इज एन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग। कितने पार्ट हैं इसके? दैट इज रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट भी फर्दर, रेवेन्यू बजट क्या होता है? इट इज द बजट विच इंक्लूड्स रेवेन्यू रिसीट्स एंड व्हाट इज रेवेन्यू रिसीट्स? दीज आर द रिसीट्स व्हिच नाइदर increases liabilities nor decreases assets. Revenue receipts भी कितने पार्ट में डिवाइडेड है? That is, अरे टैक्स एंड नॉन टैक्स। व्हाट इज टैक्स? टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट made by household firms and other institution to the government without any मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या गवर्नमेंट का? टैक्स। टैक्स रिसीट्स भी कितने पार्ट में डिवाइडेड है? दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब मैं सबसे पहले डायरेक्ट पे आऊंगा, 10 मिनट रह गए, 10 मिनट में सिर्फ यही समझाऊंगा, ठीक है ना? अब जरा बात को ढंग से सुनना। मैंने लिखवाया बेटा डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है इन विच इंसिडेंस एंड इंपैक्ट बोथ फॉल ऑन द सेम पर्सन। दो वर्ड यूज करें, एक वर्ड मैंने क्या यूज करा है? इंसिडेंस, दूसरा मैंने क्या यूज करा है? इम्पैक्ट। बेटा ये दोनों चीज हमेशा सेम पर्सन पे लगती हैं। इंसिडेंस का मतलब सरकार जिस पे टैक्स लगा रही है, ठीक, इंसिडेंस पे भी वही कर रहा है, इम्पैक्ट भी उस पर ही आ रहा है। यानी जिस पे टैक्स लग रहा है, अगर टैक्स पे भी वही कर रहा है तो ऐसे टैक्सेस को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। तो आप बोलोगे भैया यही तो होता है
कि जिस पे टैक्स लगता है पे वही करता है, ऐसा नहीं होता, बताऊंगा अभी मैं, ठीक है ना। बट अगर ऐसा हो रहा है कि जिस पे टैक्स लग रहा है पे भी वही कर रहा है टैक्स, ऐसे टैक्स को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स। इसके अंदर वो अपने टैक्स के बर्डन को किसी पे शिफ्ट थोड़ी कर सकता है, शिफ्ट नहीं कर सकता है। देखो सेकंड पॉइंट क्या लिखवा है, इट मींस अंडर डायरेक्ट टैक्स बर्डन ऑफ द टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन, दूसरे पर्सन पे हम शिफ्ट नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे भैया एग्जांपल दो उसको, देखो मैं नीचे एग्जांपल लिखवा रखे हैं। देखो पहले क्या लिखवाया मैंने, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक्चुअली किस चीज पे लगता है जरा सुन लो, इनकम पे लगता है। अगर मैं पैसे कमा रहा हूं, इनकम अर्न कर रहा हूं, तो मेरे को सरकार को क्या पे करना पड़ेगा, टैक्स। तो इनकम मेरी है ना, सरकार टैक्स किस पे लगाएगी, इनकम टैक्स मेरे पे। अब मेरी जगह शिवम थोड़ी पे करेगा, है ना। तो मेरी इनकम है, टैक्स भी मेरे को ही पे करना पड़ेगा। इनकम टैक्स कौन सा टैक्स हुआ, डायरेक्ट टैक्स। इंसिडेंस भी मेरे पे और इंपैक्ट भी मेरे पे। अच्छा, उसके बाद आया देखो वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स अब नहीं लगता, ठीक है, 2015 तक लगता था, अभी तक लोगों के पेंडिंग चल रहे हैं, बंद हो गया, अब लगता नहीं है। इसको हिंदी में बोलते हैं संपत्ति कर, क्या बोलते हैं, संपत्ति कर। अब ये क्या होता है संपत्ति कर, ये बेटा लगता है वेल्थ पे, संपत्ति पे। अब संपत्ति के अंदर सरकार क्या क्या चीज काउंट करती है, बहुत सारी चीज, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी, कार, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सब चीजें कैलकुलेट करती है और आपकी वेल्थ निकालती है। ये अगर 30 लाख या 30 लाख से कम आती थी तो आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। बट अगर 30 लाख से ज्यादा होती है तो जितनी भी अमाउंट ज्यादा है उसका 1% आपको सरकार को टैक्स देना पड़ता था एनुअली। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरी वेल्थ निकल के आ रही है 35 लाख रुपए, कितनी आ रही है, सरकार ने कैलकुलेट करा मेरी वेल्थ कितनी निकल के आई बताओ, 35 लाख रुपए। तो मुझे बताओ 30 लाख से कितना ज्यादा है, तो 5 लाख का 1% कितना हुआ, 5,000 रुपए हो गया, है ना। तो 5,000 रुपए साल का मेरे को सरकार को क्या पे करना पड़ता था, वेल्थ टैक्स। अब ये डायरेक्ट टैक्स क्यों है, ये डायरेक्ट टैक्स इसलिए है क्योंकि जिसकी वेल्थ है पे भी वही करेगा। तो इंसिडेंस एंड इंपैक्ट बोथ फॉल ऑन दी सेम पर्सन। सुनते रहना सारी बात है। उसके बाद आ गया गिफ्ट टैक्स। अब थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं यहाँ पे गिफ्ट टैक्स पे। अब गिफ्ट टैक्स क्या है जरा बात समझ लेना। इनकम टैक्स जो हमारी कंट्री के अंदर लगता है ना, वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगता है। तो मैं पुराने वाले रेट्स यूज करके बता रहा हूँ कैसे इनकम टैक्स लगता है, आज तो रेट्स चेंज हो गए हैं अब, ठीक है ना। अगर आप लोग 2.5 लाख रुपए कमाते हैं साल के, मैं साल की बात कर रहा हूँ, साल के कितने कमाते हैं, तो सरकार बोलती है कोई टैक्स मत दो, ठीक। अब यानी जो साल का 2.5 लाख या 2.5 लाख से कम कमा रहा है, सरकार बोलती है इन पे क्या बर्डन डालो यार, वैसे कम कमा रहे हैं, है ना। तो सरकार कहती है हमारे कंट्री के अंदर जो गरीब है हम उन पे टैक्स का बर्डन नहीं डालेंगे। सरकार कह रही है हम तुमसे टैक्स नहीं ले रहे, ठीक है। बट सरकार बोलती है बट अगर आपने 2.5 लाख से 5 लाख तक कमाए, मैं पुराने रेट्स बता रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ, ठीक है, तो हम आपसे क्या लेंगे, आपके इनकम का 10% लेंगे, ठीक है। कितना, 2.5 लाख से 5 लाख तक। बट अगर किसी ने 5 लाख से 10 लाख तक कमाए, ये सरकार के रेट्स हैं, तो हम आपके इनकम का 20% लेंगे, टैक्स, इनकम टैक्स बता रहा हूं मैं। बट अगर आप कहां चले गए, अबव 10 लाख चले गए, तो हम आपकी इनकम का कितना लेंगे। यानी सरकार कह रही है अमीरों पे ज्यादा रेट से टैक्स लगाओ और गरीबों को एग्जेम्प्ट करो, उनको टैक्स पे करना ना पड़े, है ना। सरकार तो सही है अपनी जगह, है ना। अमीरों पे ज्यादा रेट से टैक्स लगा रही है और गरीबों पे कम, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी, भी आगे लिखवाऊंगा एक जगह, ठीक है। इतनी बात समझ में, ये कौन सा टैक्स है, इनकम टैक्स है, ठीक। अभी जरा एक बेनिफिट बताऊंगा इसका मैं। तो मुझे एक बात बताओ, मान लो, मान लो मेरी इनकम है 4 लाख रुपए साल की, कितनी है, बताओ मेरे को कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। अमाउंट, अमाउंट बताना, रेट मत बताना, अमाउंट बताओ कितना, 40,000। वेरी वेरी रॉन्ग, 1 मिनट और दे रहा हूं। पंद्रह क्यों, हजार वेरी गुड, क्यों, वेरी वेरी गुड, जरा ढंग से सुनो मेरी बात को, वेरी वेरी गुड। देखो भाई, मैंने 4 लाख रुपए कमाए, बट मैं सरकार से बोलूंगा देखो ऐसा है, ये 2.5 लाख का बेनिफिट तो मैं भी लूंगा, आप ये तो कह रहे हो कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स, तो मैं कहूंगा लो भाई पहले मैं 2.5 लाख हटाऊंगा यहाँ से। सरकार को पहले, पहले आपने मुझे बताया कितना पे करना पड़ता था, सरकार मेरे से आई कह रही 40,000 रुपए दो, मैंने 40,000 क्यों दूं, ठीक है। पहले 2.5 लाख का क्या लूंगा मैं, बेनिफिट, लो 2.5 लाख का बेनिफिट ले लिया। 2.5 लाख माइनस करो कितने बचे बताओ, 1.5 लाख। मैंने बोला आप ले लो इसका 10%, क्योंकि मैं तो इस वाले स्लैब में आ रहा हूँ ना, है ना। तो मैंने कहा लो अब ले लो इसका 10%। बताओ भाई 10% कितना हुआ, 15,000 रुपए। तो सरकार को बताओ कितना इनकम टैक्स देना पड़ेगा साल का मुझे, 15,000 रुपए। बट मैंने ये भी पे नहीं करा, पता है क्यों, देखो मैंने क्या करा,
मैंने बोला वो टैक्स लेने आए मेरे से, मैंने किस बात का टैक्स, कह रहे आपको 15,000 रुपए टैक्स आ रहा है। मैंने कहा सामने देखो, सरकार को मैंने कैलकुलेशन दिखाई। मैंने कहा देखो ये है, ये दिख रहा है आपको। मैंने कहा सरकार से देखो ये है मेरी वाइफ, बड़ी खूबसूरत है, ठीक है, ये है मेरी वाइफ, और देखो ये हूं मैं। ना ना, देखते रहो अभी, ये है मेरी वाइफ और ये हूं मैं, ठीक। मैंने बोला देखो मेरी इनकम 4 लाख थी ना, आपने बोला 4 लाख, बट मैंने अपनी वाइफ को 2.5 लाख रुपए का गिफ्ट दे दिया। गिफ्ट कैश में भी दे सकते हैं, काइंड में भी दे सकते हैं, शादियों में लिफाफे आते हैं कैश के, वो गिफ्ट ही तो होता है। तो गिफ्ट कैश में भी हो सकता है और काइंड में भी। तो मैंने कहा देखो मैंने 2.5 लाख का जो गिफ्ट है वो अपनी वाइफ को दे दिया है, तो वो मेरी वाइफ की इनकम हो गई है, वो मेरी इनकम नहीं रही। समझ में आ गई बात? तो मेरे पास से तो चलेगा भाई, मेरी इनकम थोड़ी है, मेरी वाइफ से जाके लो, है ना। तो अब मेरे पास, मुझे बताओ कितने बचे? 1.5 लाख। मेरे पास 1.5 लाख बचे, और मेरी वाइफ के पास कितने हैं? अब सरकार मेरी वाइफ के पास पहुंची टैक्स लेने। मेरी वाइफ ने बोला किस बात का टैक्स, 2.5 लाख तक तो माफ है। फिर वो मेरे पास आ रहे, वाइफ तो आपकी इनकम दे वो दे नहीं रहे, 2.5 लाख तो माफ है, लाओ आप ही दो। मैंने कहा मैं क्यों दूं, मेरी तो अब 1.5 लाख रुपए बची है। समझे बात को? तो लोग टैक्स ही नहीं पे कर रहे हैं। सरकार को समझ नहीं आया हुआ क्या, लोगों ने क्या करा। सरकार ने बोला अच्छा जी हमारे साथ खेल रहे हो। सरकार ने बोला लो गिफ्ट टैक्स, लो गिफ्ट टैक्स लगा देंगे आज से। सरकार ने गिफ्ट टैक्स लगा दी। सरकार ने बोला 50,000 रुपए तक का गिफ्ट दे रहे हो, हम मान रहे हैं, चलो चल जाएगा, कोई टैक्स नहीं लेंगे, ठीक। 50,000 रुपए में 1 रुपया भी और ऐड कर दिया ना, 50,000 1 रुपए, क्या, पूरे 50,000 रुपए, ठीक है ना। और ये जो 1 रुपया लगाया ना, इन सब पे टैक्स लग जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, गिफ्ट टैक्स। अब गिफ्ट टैक्स पे कौन करता है? जो रिसीव कर रहा है। समझ में आ गई बात? तो अगर मैंने अपनी वाइफ को गिफ्ट गिफ्ट दिया 50,000 रुपए से ज्यादा का, तो उस पर क्या लग जाएगा, गिफ्ट टैक्स लग जाएगा। समझ में आ गई बात? तो गिफ्ट टैक्स वाइड इज डायरेक्ट टैक्स बिकॉज इंसिडेंस एंड इंपैक्ट बोथ फॉल ऑन दी सेम पर्सन। ये मैंने आपको दूसरे तरीके से समझाया, वैसे इसके अंदर यहाँ क्लबिंग के प्रोविजन भी लगते हैं, वो बता नहीं रहा, बट आपको समझाने के लिए मैंने बताया है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो गिफ्ट टैक्स का यहाँ पे प्रोविजन है इस तरीके से, 30% फ्लैट, स्लैब नहीं फ्लैट, ठीक है। तो यानी मान लो जैसे अमिताभ बच्चन को पहले जब एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन की एकलव्य, तो उसको जो डायरेक्टर था ना मूवी का, विनोद चोपड़ा, उसने रॉल्स रॉयस गिफ्ट करी थी अमिताभ बच्चन को, रॉल्स रॉयस गिफ्ट कर दी थी। तो अमिताभ बच्चन ने ले तो ली होगी, क्या अमिताभ बच्चन ने टैक्स पे करा होगा? ऑब्वियसली टैक्स तो पे करना पड़ेगा, गिफ्ट टैक्स। 50,000 रुपए तक क्या है, माफ, 50,000 रुपए पे करना पड़ेगा। तो गिफ्ट भी ले रहे हैं, खर्चा भी बढ़ रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है इतनी? समझ में आ गई बात? एक छोटा सा टैक्स और रह गया था, कॉर्पोरेट टैक्स, 1 मिनट से कम रह गया, वो समझा दूं। अभी मैंने सिर्फ डायरेक्ट बताए, इनडायरेक्ट नहीं बताए। कॉर्पोरेट टैक्स जैसे हम लोगों की इनकम पे जो टैक्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंपनी की इनकम पे जो टैक्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? तो जिस कंपनी की इनकम पे लगेगा उसको ही पे करना पड़ेगा, है ना। तो ये भी कौन सा टैक्स हुआ? तो डायरेक्ट टैक्स का एक फीचर हमें दिख रहा है, इंसिडेंस एंड इंपैक्ट बोथ फॉलो ऑन दी सेम पर्सन। ठीक है, बस यहीं तक इसको रखना। क्लियर है?